हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 12 और 13 को। सेक्शन 12 और 13 को हम डिस्कस करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 को डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन चैप्टर 2 में दी गई है। चैप्टर 2 में सेक्शन 5 टू सेक्शन 55 तक दी हुई है। पूरा चैप्टर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के ऊपर है। सेक्शन 5 ने हमें बता दिया कि केवल दो बात का एविडेंस दिया जा सकता है। किसका? फैक्ट इन इश्यू का, विवादक तथ्यों का, या रेलिवेंट फैक्ट्स का। केवल दो का ही एविडेंस दिया जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू का। फैक्ट इन इश्यू विवादक तथ्य और रेलिवेंट फैक्ट जो फैक्ट सेक्शन 6 से लेकर 55 तक बताए जाएंगे। ठीक है, तो 12 तक हमने कवर कर लिया है। 12 तक नहीं, 11 तक कवर कर लिया है। 12 और 13 को आज लेंगे। तो 12 में ये बताया गया है कि कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे, किसके लिए? डैमेजेज के लिए। तो सेक्शन 12 पहले लेते हैं। तो ये जानना पहले जरूरी था कि हम सीख क्या रहे हैं इस सेक्शन में। इस पूरे चैप्टर में हम ये चीज देखेंगे कि किन चीजों का एविडेंस दिया जा सकेगा। रेलिवेंट फैक्ट कौन कौन से होंगे? तो रेलिवेंट फैक्ट कौन कौन से होंगे उनमें एक सेक्शन 12 में बताती है कि ये रेलिवेंट होंगे। कौन से? जो डैमेजेज के बारे में जो अमाउंट डिटरमाइन करने में कोर्ट की मदद करते हैं। ठीक है, कोर्ट की मदद जो फैक्ट्स करेंगे अमाउंट को डिटरमाइन करने में, नुकसानी जो हुई है उसका रकम निर्धारण करने में जो फैक्ट मदद करने की प्रवृत्ति रखेंगे वे रेलिवेंट होंगे। ठीक है, जो भी ये कोर्ट की मदद करे कि डैमेज जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कितना अमाउंट निर्धारित किया जाए, तो उस अमाउंट को निर्धारण करने में जो भी फैक्ट होंगे वो रेलिवेंट होंगे। जैसे कौन से हो सकते हैं नुकसानी के बाद? जैसे ए का एक मकान है यहाँ, ठीक है, और उसके साइड वाला प्लॉट जो है वो खाली पड़ा हुआ है। बी ने इस प्लॉट को खरीदा और यहां मकान बनाना वो शुरू करने वाला है। इसने क्या किया? बी ने यहां इसकी मिट्टी उठवाई प्लॉट में से, नीचे से, तो इसकी दीवार जो है ये ए के घर की ये गिर गई इसकी मिट्टी उठवाने की वजह से। तो इसने क्या किया? क्लेम किया बी पर कि भाई मेरा जो ये डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करो। तो जो इस डैमेज के लिए रकम, अमाउंट जो डिटरमाइन किया जाएगा, जो निर्धारित किया जाएगा, उसमें जो भी फैक्ट्स मददगार होंगे वो उनका एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकेगा। सेक्शन 12 ये कहती है। ठीक है, दूसरी, ये सिविल हो गया। एक दूसरा आप कह सकते हैं दूसरी तरह से, अगर दूसरा उदाहरण ले कि एक व्यक्ति है ए एक व्यक्ति है जिसको जेड ने हिट किया और इसकी जो है क्या, टांग टूट गई या दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया। तो 5 महीने तक ये ठीक नहीं हो पाया। तो कोर्ट जो इसका डैमेज है उसको रकम निर्धारित करने में, रकम का निर्धारण करने में ये सभी चीजें देखेगा। जैसे क्या, किस चीज के फैक्ट दिए, कौन से फैक्ट रेलेवेंट माने जाएंगे। जैसे कि ये कमाई कितनी करता था, भाई ये मजदूर था या कोई बड़ा ऑफिसर था, आईएएस ऑफिसर था या कोई जज था। ठीक है, तो वो चीजें रकम निर्धारित करने में मददगार साबित होगी, वे फैक्ट्स रेलिवेंट माने जाएंगे। सेक्शन 12 में यही था। और 12 से कभी कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं नहीं। ठीक है, यही काफी है जानना कि 12 में क्या है, नुकसानी जो डैमेज है उस पर जो प्रभाव डालते हैं और रकम निर्धारित करने की में मदद की प्रवृत्ति जो रखते हैं वो फैक्ट रेलिवेंट होंगे। यही सेक्शन 12 है। सेक्शन 13 पर चलते हैं। सेक्शन 13 राइट और कस्टम की बात करती है
कि राइट और कस्टम का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उसके बारे में यदि प्रश्न है कि भाई राइट है या कस्टम है या नहीं है, उसके अस्तित्व के बारे में यदि प्रश्न उठता है तो कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे, ये बताता है सेक्शन 13। तो दो चीजें दी गई हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, अधिकार का अस्तित्व है या नहीं है, दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम। कस्टम होती है रूढ़ि, प्रथा, और ये होता है अधिकार। एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे इसको। इसी में एक इलिस्ट्रेशन लिया गया है सेक्शन 13 में ही, अधिकार और रूढ़ि। अधिकार का मतलब है उसका राइट उस चीज पर है या नहीं है, ठीक है। दोनों ही कवर होते हैं, चाहे प्राइवेट राइट और कस्टम हो, चाहे पब्लिक राइट और कस्टम हो। जैसे एक तालाब में से एक व्यक्ति मछली निकालता है, उसका वो राइट है या नहीं है, उसका अधिकार है या नहीं है, तो उसमें कौन कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे ये 13 में बताया गया है। मान लीजिए एक आदमी है, एक तालाब से मछली निकालता है, तो उस तालाब से मछली निकालने का उसका अधिकार है या नहीं है, ये प्रश्न यदि उठता है, उस अधिकार का अस्तित्व है या नहीं है, तो कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे, ये सेक्शन 13 में बताया गया है। दूसरी चीज ले प्रथा, रूढ़ि। रूढ़ि क्या है, जैसे एक मंदिर में महंत होते हैं, पुजारी होते हैं, ठीक है। तो एक प्रथा है कि भाई मान लीजिए एक प्रथा है कि जो सीनियर महंत होगा वो ही मंदिर में पूजा करने का उसको अधिकार मिलेगा, ठीक है। तो एक प्रथा बनेगी, एक रूढ़ि होती है, एक रूढ़ि होगी, मान लीजिए कि जो सीनियर होगा वो ही पूजा करेगा, ठीक है। अगर उसके देहांत के बाद क्या होगा, दूसरा जो सीनियर होगा वो ही मंदिर में पूजा पाठ का दायित्व संभालेगा। तो ये क्या हो गई, प्रथा हो गई, रूढ़ि हो गई, मतलब जो पहले से ही चली आ रही है। कैसे हो सकते हैं रूढ़ि के अधिकार या रूढ़ि के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जैसे किसी कुएं से पानी भरने का अधिकार, ठीक है, या किसी शमशान घाट का अधिकार। तो ये जो प्रथा है, ये रूढ़ि है, बहुत प्राचीन जब होती है और कंटिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है, और मोरल होती है, नैतिक होती है, अनैतिक नहीं होती, और पीसफुल चली आ रही है, तो वो क्या होती है, एक नियम बन जाता है जो काफी पुरानी होती है और निरंतर चलती आ रही है, बीच में रुकावट भी नहीं हुई कहीं, सबके द्वारा मानी गई है बिल्कुल शांति के साथ, तो क्या होगा, नियम बन जाएगा। तो रूढ़ि और अधिकार मेरे ख्याल से आप डिस्कस अच्छे से हो गया होगा। रूढ़ि क्या है, अधिकार क्या है। अब सेक्शन 13 में बताया गया है कि अधिकार और रूढ़ि की जहां पर्सन के ऊपर बात हो कि भाई ये रूढ़ि है या नहीं है, ये प्रथा है या नहीं, इसका अस्तित्व है या नहीं है, इस अधिकार का अस्तित्व है या नहीं है, तो इसके बारे में यदि प्रश्न है तो कौन कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे, ये बताया गया है सेक्शन 13 में। और दो सबसेक्शन है सेक्शन 13 की, सेक्शन 13A और 13(2), 13 फर्स्ट और 13(2) में बताया गया है कि पहले क्या है, ट्रांजैक्शन के द्वारा, यदि ट्रांजैक्शन के द्वारा कैसे अधिकार या रूढ़ि, राइट या कस्टम को एविडेंस किन किन चीजों का दिया जा सकता है, ये ट्रांजैक्शन के द्वारा है। और ये है कि पर्टिकुलर इंस्टेंसेज यानी विशिष्ट उदाहरण, ट्रांजैक्शन मतलब व्यवहार के द्वारा या विशिष्ट उदाहरण के द्वारा। कौन कौन सी चीजों का एविडेंस दिया जा सकेगा। संविधान में इन्होंने क्या 6 चीजें बताई गई है। सबसे पहला क्लेम,
मॉडिफाई, रिकॉग्नाइज, asserted, denied, अब ये देखिए, जो संवार के द्वारा ये साबित करने में कि इस अधिकार का या रूढ़ि का अस्तित्व था या नहीं, ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये जो अधिकार और राइट की बात उठी है कोर्ट में, जिसका प्रश्न उठा है कि ये राइट या कस्टम है या नहीं है, उसमें किस किस चीजों का एविडेंस दिया जा सकेगा। पहला, जो ट्रांजैक्शन में, जो संवार में, संवार के द्वारा क्या प्रूफ होता हो, क्लेम किया हुआ हो, ठीक है, क्लेम हुआ हो, दावा हुआ हो उस पर, तो ऐसी दावे के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स या अन्य कोई ऐसी चीज जो दावे के बारे में बताती हो, वो एविडेंस दिया जा सकेगा जो दावे के बारे में बताती हो। जैसे हमने वो मछली वाले तालाब का उदाहरण लिया, तो यदि उसकी अधिकार या कस्टम का बात जहां आती है, तो क्लेम जो हुआ होगा पहले कभी भी, तो उस क्लेम के बारे में जो एविडेंस होगा, जो कोई पेपर होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, तो वो एविडेंस दिया जा सकेगा। दूसरा, कोई मॉडिफाई किसी ने किया हो, वो जो क्लेम है बाद में कुछ उसमें मॉडिफाई हुआ हो, कुछ घटा या बढ़ा हो, तो उसका सबूत भी, मॉडिफाई जो किया है उसका एविडेंस भी दिया जा सकेगा, ठीक है। या किसी ने रिकॉग्नाइज किया हो उस अधिकार या रूढ़ि को। रिकॉग्नाइज का मतलब है कि किसी अथॉरिटी ने या कोर्ट में कभी मुकदमा गया हो और उसमें कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया हो, या किसी पीपल्स ने, कुछ आदमियों ने उसको रिकॉग्नाइज किया हो, किसी अथॉरिटी ने किया हो, तो वो क्या होगा, वो भी एविडेंस दिया जा सकेगा। एसर्टेड किया हो या डिनाई किया हो, एसर्टेड किया हो अधिकार या रूढ़ि को, या डिनाइड किया हो, मान लिया गया हो हाँ भाई इसका अधिकार है, या डिनाई किया हो हाँ इसका अधिकार नहीं है, तो उस तरह का भी कोई एविडेंस है तो कोर्ट में दिया जा सकेगा। एग्जिस्टेंस से जो असंगत है, जो उसके अस्तित्व से असंगत है, रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, उससे असंगत है, तो उसका भी, जो कंसिस्ट नहीं है उससे, ठीक है, उसका भी क्या दिया जा सकेगा, एविडेंस दिया जा सकेगा, जो उसके अस्तित्व से असंगत है। तो ये तो ट्रांजैक्शन संवार के द्वारा, संवार में नहीं है, इसमें में शब्द नहीं है, उसके द्वारा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन के द्वारा ये चीजें जो होगी, उसमें यदि कोई उनसे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई एविडेंस है, तो उसका एविडेंस दिया जा सकेगा, ठीक है, वो रेलिवेंट होगा। अब 13(2) में 13(2) में क्या कहता है कि पर्टिकुलर कोई इंस्टेंसेज है, जैसे विशिष्ट उदाहरण है। कैसे हो सकते हैं विशिष्ट उदाहरण, कि जैसे एक आदमी है, वही फिशर वाले लेते हैं, वो फिशिंग कर रहा है, लेकिन कभी उसके बारे में विवाद हुआ हो और उस विवाद को लेकर, या उसके फादर के साथ कोई विवाद हुआ हो फिशिंग को लेकर, या पड़ोसी ने मना किया हो, तो उनके जो विशिष्ट उदाहरण है वो रेलिवेंट होंगे, ठीक है, बट जो विशिष्ट उदाहरण उससे संबंधित है वो रेलिवेंट होंगे। ये सेक्शन 13(2) में बताया गया है कि क्लेम हुआ हो, रिकॉग्नाइज हुआ हो, कुछ विवाद हुआ हो, उनके पहले बीच में पहले विवाद हुआ हो, या कोई अनुसरण उसका नहीं किया गया हो, उस तरह की चीजें 13(2) में क्या होगी, रेलिवेंट होगी। अब इसमें इलिस्ट्रेशन है कि क्वेश्चन वही उठता है जो हम बता रहे हैं अभी, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या एक अधिकार है एक तालाब से मछली निकालने का,
तालाब में फिशिंग करने का, मीन क्षेत्र मतलब मछली जहाँ पाली जाती है वो, उसमें। तो कौन कौन सी चीजें रेलिवेंट फैक्ट में आएंगे, किनका एविडेंस दिया जा सकता है कि ए के जो फादर थे, इस आदमी के जो फादर थे जो फिशिंग कर रहा है, उसके पास उसकी डीड थी, ठीक है, तो वो रेलिवेंट होगा। दूसरी चीज, उसने मॉर्टगेज पर दिया था वो किसी को, ठीक है, उसके पिता ने, और वो मॉर्टगेज जो है खत्म उसने किया था, ठीक है। तो इस तरह, या कोई उसके साथ विवाद पहले हुआ था उसके पूर्वजों का क्या हुआ था, विवाद हुआ था उसको लेके, तो कोर्ट में गया और कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो भी रेलिवेंट होगा, ठीक। तो इस तरह की चीजें 13 में रेलिवेंट होगी। सीधी सी बात है, दो चीजों के बारे में बात करता है, अधिकार और रूढ़ि के बारे में, ठीक है। तो अधिकार और रूढ़ि के बारे में तथ्य सुसंगत कौन कौन से होंगे ये बताया गया है, ठीक है। अब एक चीज इसमें है कि जैसे ए ने जेड को एक मान लीजिए प्लॉट बेचा और सेल डीड में लिखा, ए ने जेड को प्लॉट बेचा एक और सेल डीड में लिखा कि ये मेरा प्लॉट मैं जेड को बेच रहा हूं, तो जेड के अधिकार के लिए ये जो है रेलिवेंट होगा, ये सेल डीड रेलिवेंट होगी जेड के अधिकार के लिए, क्योंकि इसमें जेड को अधिकार दिया गया है। लेकिन ए के अधिकार के लिए सेल डीड रेलिवेंट नहीं होगी। ए ने बेचा है जेड को, वो कह रहा है कि मैं अपना मकान उसको बेच रहा हूं, तो जेड के अधिकार के लिए ये सेल डीड रेलिवेंट होगी, लेकिन ए के अधिकार के लिए नहीं होगी। ए के अधिकार के लिए यदि पहले कोई सेल डीड इसके पिता के लिए हुई है तो वो रेलिवेंट होगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज है इसमें, और तो मुझे लगता है ये अच्छे से डिस्कस हुआ होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।